एक मिनट जस्ट ओपन हो रहा है। साहिद का डाउट है? यस सर। हाँ सर। लिखा projectile is fired from the surface of earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from the another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows the trajectory of the projectile fired from the earth. How much is the value of acceleration due to gravity on the planet if its value of earth is g? दोनों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख के g निकाल देना है। देखो जरा ध्यान से। ऑन अर्थ क्या आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखाया गया था x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद रखना जब आप दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलो तो ना थीटा बदला है ना यू बदला है, एक नया जी आ गया है। सही है ना, थीटा बदला है ना यू बदला है, बस एक नया जी है। तो आप उस नए ट्रेजेक्टरी को लिखेंगे x tan थीटा माइनस जी डैश एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पिछले केस में u1 आप 5 मीटर पर सेकंड लेंगे और सेकंड केस में आप u2 है ना 3 मीटर पर सेकंड लेंगे। सही है। तो देखो इधर तो कोई इशू है नहीं, बस आपको क्या करना है, ये जो g वाला पूरा टर्म है उसको इसके साथ इक्वेट कर देना है। समझे जी साहिब? यस सर। सो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो आपको तो यही मिलेगा ना g बाई u1 स्क्वायर और g डैश बाई u2 स्क्वायर, यही मिलेगा ना। तो g बाई u1 था हम लोगों का 5 का स्क्वायर और g डैश और u2 है 3 का स्क्वायर, तो 9g बाई 25, यही वहां का नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ओके यस सर। अगला क्वेश्चन है, a girl riding a bicycle with a speed of 5 meter per second towards north direction sees raindrops falling vertically downward. On increasing the speed to 15 meter per second, raindrops appears to fall at an angle of 45 with the vertical. Find the magnitude of the velocity of the rain. 12। मान लो हम लोगों का रेन का वेलोसिटी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके ए आई कैप प्लस बी जे कैप, सी दैट। तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दैट गर्ल लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। velocity of rain with respect to girl is ai cap plus bj cap और minus 5 i cap। सही है? यस सर। तो velocity of rain with respect to girl is a minus 5 i cap plus bj cap। देखो हमको क्वेश्चन पता है, लेकिन आपको एक मौका दे रहे, क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल का डायरेक्शन किधर है। डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब x कंपोनेंट 0 होगा। यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल इज डाउनवर्ड, सो x कंपोनेंट इक्वल्स टू 0, मतलब a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपको a मिल गया। अब चलो बी के लिए काम करते हैं। बी के लिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब वो गर्ल अपना स्पीड 15 मीटर पर सेकंड कर दे, सेकंड केस
velocity of rain with respect to girl is velocity of rain minus velocity of girl. This is again a I cap plus b j cap, and this time 15 I cap. So it is a minus 15 of I cap plus b j cap. तो क्वेश्चन क्या बताता है कि मेक्स एन एंगल 45 विद द वर्टिकल। अब देखो भाई, अगर ये रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना के आ रहा है तो 45 का तो सीधा मतलब होगा ना कि जितना x कंपोनेंट है उतना ही y कंपोनेंट है। यस सर। यस सर। तो क्या हम लोग tan 45 डिग्री जैसा कि आप हमेशा से लिखते हैं y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, ये tan 45 1 हो गया, b बाई a माइनस 15, इसको इधर भेज दो, a माइनस 15 इज इक्वल्स टू b। अब a था 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू b, सो b इज इक्वल्स टू माइनस 10। इसका मतलब ये है, क्या खत्म कर रहे हैं कि जो रेन का वेलोसिटी है वो a I कैप प्लस b j कैप था, तो a I कैप में 5 I कैप हो गया और b j कैप में 10 j कैप हो गया। आपसे उस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्पीड पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। क्या ये रूट अंडर 225 है? और 225 का मतलब 15 मीटर पर सेकंड हुआ। यस सर। ठीक है, सॉरी गलत 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 सर 125 होगा। हाँ, सर 100 ये सर रूट अंडर 125 125 होगा। और ये क्या 5 रूट 5 है, 5 रूट 5 है। ठीक है, यस सर। चलो नोट करो इसको बढ़िया से। यस सर। ठीक है, कहां तक पढ़े थे लास्ट में? कहां तक पढ़े थे? हम कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस ट्राई कर चुके थे। चलो तो आज हम लोग मास के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या पहले चलो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा एक कॉम्बिनेशन लेवल का क्वेश्चन है उसमें जाएंगे। पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख लेते हैं। concept of velocity of center of mass and acceleration of center of mass, velocity of center of mass and acceleration of center of mass। देखो हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं लास्ट में कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। ठीक है, अब देखो अगर हमको यहां से वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकालना है तो जो भी हम लोग का पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d by dt। so velocity of center of mass is equals to d by dt of m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 है। m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 ये होगा। so we can show that कि velocity of center of mass is equals to, देखो m रहा, r का डिफरेंशिएशन किए तो क्या वो v1 हो गया, r2 का डिफरेंशिएशन किए तो वो v2 हो गया, और नीचे है टोटल मास m1 प्लस m2। तो कभी भी अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए तो जो बॉडीज हमारे सिस्टम में मौजूद है उन सभी का वेलोसिटी वेक्टर निकालो और उसको इस फॉर्मूला में यूज करो। वर्ड है वेक्टर यूज करो, सो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ यूज करो, तुमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। लेकिन इससे 2 स्टेप और आगे बढ़ो, तुमको एक और कंफ्यूजन मिलेगा।
यहाँ पे हम लोग के पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। आप जब m1 v1 लिखते हैं तो वो मोमेंटम फर्स्ट का है, m2 v2 लिखते हैं तो वो मोमेंटम सेकंड का है, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब पूरा मास है सिस्टम का। तो आप इस सिस्टम के मास को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इस सिस्टम के मास को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम फर्स्ट प्लस मोमेंटम सेकंड आता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम फर्स्ट प्लस मोमेंटम सेकंड। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंटम फर्स्ट प्लस मोमेंटम सेकंड। ये रहा हम लोग का सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं। तो देखो भाई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, जस्ट उसको आप डिफरेंशिएट कर दें। तो जो आपका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास आया है, बस उसको डिफरेंशिएट करो तो तुमको एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज d by dt of m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. So acceleration of center of mass is m1 v1 का डिफरेंशिएशन a1, m2 v2 का डिफरेंशिएशन a2 divided by m1 plus m2. ये रहा हम लोग के पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2। जरा गौर करना कि फिर से जब आप एक्सेलरेशंस को यूज करें ना, तो यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू वेक्टर। यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू वेक्टर। ठीक है, अब जरा गौर करो कि आप अगर चाहें तो इस एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास में इसको आप फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, इसको आप सेकंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई विद दिस मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फोर्स 1 प्लस फोर्स 2। आप याद करो कि जब आपको फर्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास का फंडामेंटल बेसिक दिया जा रहा था, तो उस समय आपको एक लाइन बोला गया था कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को अगर डायरेक्टली अप्लाई कर दे तो बॉडी सेम इफेक्ट शो करता है, बॉडी का मोशन सेम होता है। तो जरा गौर करना, ये मेरा नेट फोर्स हुआ जिसको आप सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं, और वो कितना है, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम है। याद आया? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आपके लिए दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट, ये दोनों जब कभी भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास चाहिए यूज दिस, और अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए यूज दिस। बाकी तो इसमें हम लोग अच्छा काम करके रखे हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करना, वाई कोऑर्डिनेट को यूज करना, ये सब क्लियर है। चलो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। मान लो जैसे एक अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं, बढ़िया से देखना। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक 6 kg का ब्लॉक। इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है 6 मीटर पर सेकेंड से, और इसको छोड़ा गया रेस्ट से। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सपोज 30 मीटर 30 मीटर। बाकी दोनों के लिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। दोनों के लिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इज दिस क्लियर? ठीक, अब सोचो समझो, आपसे क्या बोला गया कि इस पूरे मोशन के दौरान
ड्यूरिंग दिस मोशन, वैसे तो हमको एक ही क्वेश्चन देना है, जो लास्ट क्वेश्चन है वही हमको देना है, लेकिन हम उसको स्टेप्स में सॉल्व करना तुमको सिखाने के लिए स्टेप्स में कुछ पूछ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस मोशन फाइंड, पहला इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तुमको सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन बताना है। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फोर्थ मैक्सिमम हाइट up to which center of mass will rise। एक्चुअली हमको पूछना केवल फोर्थ था, लेकिन फोर्थ बनाने के लिए बिकॉज आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपको ये सब काम करना होगा, तब आप फोर्थ बनाएंगे। तो चलो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या आप बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास केवल y कोऑर्डिनेट में होगा इस बार? यस सर। क्या हम लोग इसका कोऑर्डिनेट 0 0 लिखें और इसका कोऑर्डिनेट लिखें 0 30? हाँ सर। देखिए थोड़ा सुनिएगा सब कोई, जगह कम है तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। आंसर फर्स्ट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2। 0 से 0 कैंसिल, 6 और 3 18। मतलब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जमीन से 18 मीटर ऊपर है। ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 18 मीटर। डिड यू गेट दिस? समझ में आया सबको? सेकंड देखो, सेकंड हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 4 6 j cap प्लस m2 v2 6 into 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। गौर करो, 6 और 4 24 हुआ बाई 10। Yes, sir. क्या हम इसको 2.4 जे कैप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और वो है कितना? तो 2.4 मीटर पर सेकेंड। सही है? Yes, sir. यस सर। थर्ड देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 4 g के साथ माइनस j कैप प्लस m2 a2। यहीं पे स्टूडेंट गलती करता है, कोई स्टूडेंट सोचता है कि m1 4 है, उसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो g के साथ माइनस j कैप लगा दिया। तो किसी को लगता है कि 6 के साथ ये g जो है वो माइनस की जगह प्लस j कैप होगा। प्लस क्यों हो जाएगा यार? जब दोनों के लिए तो g का डायरेक्शन नीचे है ना, दोनों के लिए g का डायरेक्शन नीचे है ना, तो दोनों के लिए ना होगा g माइनस j कैप। समझ में आया? Yes, sir. तो ओवरऑल भी जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो माइनस जी जे कैप आएगा। मतलब यहां से हम तुरंत पैरेलल में तुम्हारे सामने एक और फिगर बनाना चाहते हैं। अब आप मान लें कि आपके पास 6 केजी या 4 केजी नहीं है, आपके पास 10 केजी का एक मास है जो जमीन से ऑलरेडी 18 मीटर ऊपर है, उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 2.4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g के बराबर। क्या तुमको समझ में आया सेंटर ऑफ मास का यूज कैसे होता है? हाँ सर। आप 4 केजी और 6 केजी को 30 मीटर पे ले या फिर 10 केजी को 18 मीटर पे ले, बात एक है। अब देखिए, अब ये
किसी हाइट तक जाएगा और फिर वापस आएगा, जैसे कि आप जनरल केस में काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल बनाते थे, सही है? यस सर। तो आपको यहां पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी आप जीरो करके ये एस नॉट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लें? फोर्थ देखो, क्या हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s पढ़े? सो 0 इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एस नॉट। तो क्या हम लोगों के एस नॉट का वैल्यू 2.4 का स्क्वायर बाई 2g आया। 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 आएगा और नीचे 20 से इसको कट कर दो, मान लो कुछ भी आ गया, सपोज इट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज 0.3 अप्रोक्स। इसका मतलब है कि 18 मीटर से ये 0.3 मीटर और ऊपर जाएगा, करेक्ट है? यस सर। तो देखो, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम हाइट अप टू विच सेंटर ऑफ मास विल राइज, क्या वो 18 प्लस 0.3 है? यस सर। अब सुनिएगा ध्यान से, बिकॉज ये आपका सामने पहला क्वेश्चन था, हमको आपको सिखाना था, इसलिए हम 1, 2 और 3 दिए। नहीं तो आपको बुक में या कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे मिलता, सीधा 4 मिलता है कि बता दी मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा। तो अब सोचो, इस मैक्सिमम हाइट के लिए तुमको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, यस सर। ठीक है? अच्छा, उसका इनिशियल पोजीशन चाहिए 18 मीटर। इसी तरह एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो आपको 1, 2, 3 बनाना ही होगा, तभी आप 4 बना सकेंगे। क्लियर? यस सर। चलो नोट करो यहाँ तक फटाफट, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर वहाँ पे एस नॉट लिखा हुआ है ना? हाँ, ये एस नॉट है, एस नॉट। सर वो सेकंड नंबर नहीं समझ आया, सेकंड वन। कौन सा सेकंड? ये हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी में बता, 4 केजी का वेलोसिटी कितना है? 0। अरे यार 6 लिखा हुआ है। हाँ हाँ 6। और 6 केजी का वेलोसिटी कितना है? 0। तो फॉर्मूला अभी पढ़ा ना, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो 4 लिए तो 6 मीटर पर सेकंड अपवर्ड था, जे कैप लगाएं। जब 6 लिए तो उसका वेलोसिटी 0 था, 0 लगाए। और नीचे m1 प्लस m2 10 है। यस। हो गया? सर 2 मीटर पर सेकंड हो पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा वेट करो, सबको बनाने दो, बोलो मत कुछ। बन गया सर। वेट करो यार, 1 मिनट वेट करो, 2-4 आंसर आने दो, वेट करो। डन सर। चलिए बताइए कैसे बनाए? सर -2/5 जे कैप। -2/5 जे कैप आया कैसे, मतलब ये पूछ रहे प्रोसेस। सर पहले एक्सेलरेशन निकाले सर, दोनों का? नेट फोर्स लगा के सारा। यस सर। बिल्कुल सही। और सर फिर उसके बाद वही पुट कर दी सर, m1 into a वेक्टर प्लस m2 into a2 वेक्टर। बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, बिल्कुल सही। अब 4 के लिए जो आप एक्सेलरेशन लिए वो कितना लिए? सर किसके लिए? सर 4 के लिए। हाँ। सर 4 के लिए प्लस जे कैप और 6 के लिए सर माइनस जे कैप। वेरी गुड। टोटल आंसर कितना?
minus 2 j cap divided by 5. -2 j cap डिवाइडेड बाय 5, यही ना? Yes sir. Yes, sir. एकदम सही। देखो जी, जिनसे भी नहीं बना, ऊपर की तरफ टेंशन T है, नीचे की तरफ 40 है, ऊपर की तरफ T है, नीचे की तरफ 60 है। पहले आपका काम था इसका अपना अपना एक्सेलरेशन निकाल लेना। ये ऊपर जाएगा तो T माइनस 40 इज इक्वल टू 4a, और ये नीचे आएगा तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a। दोनों को ऐड कीजिएगा, T कट गया, 60 में से 40 गया 20, और ये हो गया 10a। मतलब a का वैल्यू हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4 kg। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 j कैप, 6 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है माइनस j कैप, और नीचे 6 प्लस 4। जब आप सॉल्व किए, जैसा स्टूडेंट बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे, 2/5 j कैप माइनस 2/5 j कैप माइनस, सही है? किस किस का सही हुआ? मेरा सही। और ऋषिकेश बोल रहे? Sir. हाँ ठीक है। चलिए, आपको बनाना है, बस आप क्या सीखना है, नहीं सही हुआ अगले बार सही होगा। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जो वर्ड्स बोले हैं उसको ध्यान रखें, ठीक है? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर आपको निकाले ना, टेंशन माइनस 40 इज इक्वल टू 4 है, वहीं पे फंस जाए। देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को दो स्टेप में लिख देते। पहले लिख देते क्या कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और सेकंड लिख देते कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बन जाता, क्योंकि सब आप पहले केस में एक्सेलरेशन निकालते तो आप लॉज ऑफ मोशन लगाते। तो न्यूमेरिकल को समझो, न्यूमेरिकल को समझो। न्यूमेरिकल अगर सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप पूछेगा तो इसका मतलब 1 2 3 भी आपको करना पड़ता है, ठीक है? अब हम इससे एक लेवल और चले जाए, हम इससे एक लेवल और ऊपर चले जाए। सुनो, अगर हम तुमसे बोलते हैं कि देखो जी 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, तो बताओ ये करना पड़ता है या नहीं? करना पड़ता। अब हम क्या करते हैं, अब हम 3 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना रहता है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 3 सेकंड्स, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड t। अब ये वाला टर्म 0, ये आपका निकला है -2/5 j कैप, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, सो योर आंसर इज -6/5 j कैप। तो उसके लिए तो ये चाहिए होगा ना? Yes, sir. तो न्यूमेरिकल को आपको ऐसे हैंडल करना पड़ता है। आपसे हम चाहेंगे ना कि हम एक बार में पांचवा चीज पूछ लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 का जरूरत नहीं है। जब तक बनाएगा नहीं चारों तब तक आएगा ही नहीं। अब हम ये पूछ देंगे तो आपको पहले लॉज ऑफ मोशन लगाना होगा, फिर आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, फिर आपको काइनेमेटिक्स लगाना होगा, तब आपको आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, sir. देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास में आपके सामने पहली बार आ रहा है। सेंटर ऑफ मास में आपके सामने ये पहली बार आ रहा है चीज, लेकिन इसके बाद आप रोटेशनल मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशन में, 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में, ये बहुत जगह आने वाला चीज है। क्या? मास का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहुंचिएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाएगा,
लेकिन 11 तक ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, 12 में जाके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैग्नेटिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें चेंज होगा। अभी आपको क्या सोचना है, चार्ज मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे। कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ध्यान से समझना। आज के बाद जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम सीधा आज वाला क्लास उठा के यूज करेंगे, ठीक है। आज वाला डिटेल अब नहीं जाएंगे, डिटेल आपको सब समझा देंगे, डाउट होगा पूछ लीजिएगा। सबसे पहला होता है वन डायमेंशनल और लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। वन डायमेंशनल और लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, वन डायमेंशनल और लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप रॉड लेते हैं तो उसमें मास है ना वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप कोई वायर ले लीजिए, आप वायर लेते हैं तो मास वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप कोई एक रिंग ले लीजिए, जब आप रिंग लेते हैं तो मास उसके सरकमफ्रेंस में वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सब मास का वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब कभी भी मास का वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसका दूसरा नाम है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये कुछ और नहीं होता, ये मास बाय लेंथ होता है। तो देखो यहां पे अगर मास m और लेंथ l है तो लैम्डा अगर लिखेंगे तो m बाई l लिखेंगे। यहां भी मास m और लेंथ l है तो अगर हम लैम्डा लिखेंगे तो m बाई l लिखेंगे। अगर इसका रेडियस है r तो अगर हम यहां लैम्डा लिखेंगे तो m बाई 2 पाई r लिखेंगे। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो इंटरेस्टिंग, आप जब आगे डिस्कस करेंगे ना तो इसमें एलिमेंट्री पार्ट कट करना पड़ेगा। एलिमेंट्री पार्ट मतलब वो छोटा सा सेक्शन जिसको बराबर बार बार रिपीट करके आप ये पूरा चीज बना देते हैं, उसको एलिमेंट्री पार्ट कहते हैं। अब हर दिन इतना समझाने का समय रहता नहीं है, तो इसलिए आज तुमको समझा दे रहे हैं कि मान लो जैसे अगर ये मेरा पूरा का पूरा रॉड बनाना है ना, तो ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट, चारों मिला देंगे तो ये रॉड बन जाएगा। हाँ, sir. तो ये एक पार्ट उसका एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्ट जब रॉड रहे, वायर रहे या रिंग रहे ना, तो इस तरह का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट होता है, इसको एलिमेंट्री पार्ट कहते हैं। ये एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट। उसी तरह यहां पे अगर लेना पड़ेगा तो ऐसा ले लो, उसी तरह यहां लेना होगा तो ऐसा ले लो। इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्ट कहते हैं। dl लेंथ बोलो, dx लेंथ बोलो, लाइक दैट। तो अगर कभी एलिमेंट्री मास निकालना होगा या एलिमेंट्री पार्ट का मास, एलिमेंट्री पार्ट का मास, तो उसको आप dm लिखेंगे। अब सोचो क्या हम लैम्डा को dl से मल्टीप्लाई कर दें? लैम्डा क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। मान लो जैसे तुम्हारे हाथ में एक स्केल है और स्केल 15 सेंटीमीटर का है और उसका वजन है 15 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर का वजन 15 ग्राम बाई 15 सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है। हाँ सर। अब अगर हम 3 सेंटीमीटर का मास पूछेंगे तो तुम उस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करेगा? करेंगे सर। वही हम भी किए हैं। लैम्डा मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अब छोटे से लेंथ का मास चाहिए, छोटे से लेंथ का मास चाहिए, तो उसी छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस सर। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? सबको? सर क्या बोला कोई? सर नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझा? सर आप क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो?
मतलब ये पूरा फिर से पढ़ाएं? नहीं सर, यहाँ पे लास्ट वाला लाइन। हम ये बोले कि अगर आप इस रॉड को लेते हैं तो इसका यूनिट लेंथ में कुछ मास होगा ना। जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई स्केल है 15 सेंटीमीटर का और उसका वजन है 15 ग्राम, 15 ग्राम छोड़ दो, उसका वजन है 30 ग्राम, तो बोलो 1 सेंटीमीटर, आंसर देगा, आप चुपचाप नहीं रहेगा, आंसर देगा। 30 ग्राम वजन है 15 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का वजन कितना है? सर 1 ग्राम। भाई 30 ग्राम है, 15 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का वजन कितना है? 2 ग्राम। सर 2 ग्राम। नहीं बोलो मत ना, जिसको डाउट हो उससे बात करने दो। सर 2 ग्राम से। 2 ग्राम। अब अगर हम 3 सेंटीमीटर का वजन पूछेंगे तो 6 ग्राम। कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो हम भी वही किए। हम भी है ना, जैसे तुम 30 ग्राम में 15 सेंटीमीटर से डिवाइड करके 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, यही ना किया? यस सर। तो 30 ग्राम बाई 15 सेंटीमीटर लैम्डा लिखा हुआ है। यस सर। और जितने का चाहिए था मास, उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। ये था मास पर यूनिट लेंथ। दूसरा है टू डायमेंशनल और सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। टू डायमेंशनल और सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेस्क। कोई एक डेस्क लो, उस डिस्क में मास पूरे सरफेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया। इसका रेडियस है r, इसका मास है m। डिस्क के बाद हम लोगों के पास हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर लाइक फुटबॉल, अंदर से खाली लाइक फुटबॉल। तो ऐसे केस में इसके बाद हम लोगों के पास हॉलो सिलेंडर। ये सब है मास का सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन। यहां लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन, यहां एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं सबसे पहला टर्म दैट इज कॉल्ड मास पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी represented by sigma, which is equals to mass by surface area। अब देखो, क्या यहां सिग्मा m बाई पाई आर स्क्वायर लिख दे? क्या यहां पे सिग्मा m बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख दे? और क्या यहां पे सिग्मा m बाई 2 पाई r इंटू एल लिख दे? समझ में आया यहां तक? सुनाई दे रहा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया बोलो कुछ। समझ गए सब कोई? Yes, sir. ठीक। Yes, sir.
तो इस बार देखिए एलिमेंट्री पार्ट क्या होता है। इस बार एलिमेंट्री पार्ट होता है रिंग। ऐसा ही एक रिंग होता है जिसका थोड़ा सा थिकनेस हो। ऐसा ही एक रिंग होता है जिसका थोड़ा सा थिकनेस हो। ये है मेरा एलिमेंट्री रिंग जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है। इसका रेडियस r है और इसका जो थिकनेस है वो dr है। उसी तरह यहां भी होता है एलिमेंट्री रिंग। देखो ये सामने में नजर आएगा, पीछे से घूम के आ रहा वापस। ओके, इसका रेडियस है r, थिकनेस है यहां पर dr। इसी तरह इसमें भी होता है रिंग। इसका रेडियस है r, इसका थिकनेस है dr। बेसिकली अगर हम लोगों के पास डिस्क है, हॉलो स्फीयर है या हॉलो सिलेंडर है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है या हॉलो सिलेंडर है, तो एलिमेंट्री पार्ट की तरह आपको रिंग कट करके निकालना पड़ता है। रिंग इज लाइक, आप जो बेल्ट यूज करते हैं ना, बेल्ट, आप जैसे बेल्ट यूज करते हैं ना कमर में बांधने के लिए, तो जो बेल्ट आप यूज करते हैं उसका एक सर्कल बना, उसका रेडियस r है और उस बेल्ट का जो थिकनेस है वो dr है। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो जरा हमको बोलना कि अगर तुम्हारा जो बेल्ट आप यूज करते हैं पहनने के लिए, अगर वो r रेडियस का है और उसका थिकनेस dr है, तो लेदर जो आप यूज कर रहे हैं उसका एरिया कितना है? क्या उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं? और लेंथ में 2 पाई r और ब्रेथ में dr आएगा। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. सर्कल है r रेडियस का तो उसका टोटल लेंथ 2 पाई r होगा ना, Yes, sir. Yes, और sir. थिकनेस है dr, तो लेंथ को dr से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जो एलिमेंट्री पार्ट है अगर उसका हमको एरिया लिखना पड़ा तो 2 पाई r इंटू dr यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ यूज करेंगे। क्या सबको समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर so mass of elementary part that dm is equals to mass of elementary part, dm is equals to जो भी सिग्मा रहेगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना। यहाँ लैम्डा था तो लेंथ से मल्टीप्लाई, यहाँ एरिया है तो da से मल्टीप्लाई। यहां तक देख लीजिए, किसी को डाउट कुछ पूछ लीजिए जो डाउट है। किसी को कोई डाउट इसमें यहां तक? No, sir. चलो अब देखो थर्ड, थ्री डायमेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री डायमेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास सॉलिड स्फीयर। इसका रेडियस r, इसका मास m मान लो, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर में भरा है। सॉलिड स्फीयर के पास आपके पास आएगा सॉलिड सिलेंडर, ये अंदर में सॉलिड सिलेंडर, एक्सेट्रा। इसी तरह जैसे सॉलिड कोन,
यहाँ पे आप हॉलो को लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इस बार जो टर्म आपके पास आता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज सिंपली मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ओके। इस बार जो आपका एलिमेंट्री पार्ट होता है वो बहुत सोच समझ के लिखना होता है। अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो आप इसके अंदर सिलेंडर, सॉरी, हॉलो स्फेरिकल शेल लेते हैं, ये सेल है, सेल, जिसका समझना थोड़ा ध्यान से, जिसका रेडियस r होगा और जिसका थिकनेस dr होगा, जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है। अगर आपके पास सिलेंडर है तो आपका एलिमेंट्री पार्ट होगा डिस्क, ये एलिमेंट्री डिस्क है। अगर आपके पास सॉलिड कोन है तो आपका एलिमेंट्री पार्ट होगा डिस्क, ये भी एलिमेंट्री डिस्क है, ठीक है। सबसे पहले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम सब जगह देखो, यहां पे अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखिएगा तो m बाई सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, यहां पे लिखिएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, यहां पे लिखिएगा तो कोन का वॉल्यूम, बोलो जी कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर h, बिल्कुल सही, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह। अब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बताइए। फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल में जो रबर है, फुटबॉल का रेडियस r है और उसके रबर वाले पोर्शन का थिकनेस है dr। तो जो फुटबॉल को बनाने में रबर यूज है उसका वॉल्यूम बताओ। फुटबॉल को कितना, सर स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, वो तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, वो तो अंदर में खाली जो एयर है उसका वॉल्यूम हो गया। नहीं समझा? पूरी थिकनेस से एयर को माइनस कर देंगे ना। हाँ जी, तो आप में से बहुत कोई बोला क्या ना कि सर बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले एयर को माइनस कर लेंगे, एकदम सही बोले, एकदम सही। लेकिन फिजिक्स में इस काम के लिए इतना हम समय नहीं देते। तो दूसरा तरीका बताइए। दूसरा तरीका ये है कि सीधा उसका एरिया ले लो, 4 पाई r स्क्वायर उसका सरफेस एरिया होगा, यस सर, हाँ सर, और उसको थिकनेस dr से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया वॉल्यूम। यस सर, हो गया सर। एक वो पूछ रहा कि सर कैसे हुआ, आप बता रहे, रुक जा भाई। हाँ, कौन पूछ रहा था कैसे होगा? अरे कोई बोले थे ना अभी, अरे देखिए जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमको आपके हिसाब से बताना पड़ता है, नहीं तो हमको तो जो बोलना वो तो हम बोल चुके, तो भाग के कोई फायदा नहीं है। आप अब देख क्वेश्चन पूछा है ना तो मेरे साथ डिस्कस करेगा तभी वो क्लियर होगा। अब पूछ के शांत हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ाई होता यार। पढ़ाई होता कब, जब आप हमसे बात करते हैं, आप बोल दिए कि सर हमको नहीं समझ में आया, तो मेरा काम है अब हमको तुम्हारे हिसाब से समझाना। बोलो भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं समझे आप बताइए, तो हम आपको बता रहे ना। एक एग्जाम देखिए, यहां किसी को डाउट हुआ, हम कुछ बोले उससे पूछे, हो गया काम। बताओ किसको डाउट है? सर कोई नहीं पूछा सर। अच्छा बढ़िया है, सबसे बढ़िया। फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, हम कुछ बोल देते, ठीक है, हो सकता है कोई विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं बोल पा रहा। सुन लो,
आप लोग सबके सामने कॉपी है आपका। अगर हम बोल दें Sure, sir. अगर हम बोल दें कि कॉपी का वॉल्यूम बताओ, तो कॉपी के ऊपर में जितना एरिया होगा उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाँ सर। Yes, sir. हम भी यही कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया ले लिए और उसको इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये थिकनेस जो उससे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। Yes, sir. चलो अब देखो यहां पे कैसे हम वॉल्यूम लिखेंगे। क्या हम यहां भी वॉल्यूम के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके एरिया को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. यहां अगर हमको लिखना पड़ेगा तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके एरिया को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, नहीं तो आप जैसे बोले कि सर पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अंदर वाला एयर माइनस कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आएगा यही, ठीक है। सो आप देखो एलिमेंट्री मास अगर लिखना पड़ा, dm, तो जो रो आएगा उसको dv से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोर्ड पे जो 3 चीज आप अभी पढ़ रहे हैं, आज के बाद फिजिक्स में कहीं भी आएगा, और अगर मान लो ये आया तो हम सीधा बनाएंगे एलिमेंट्री पार्ट और सीधा ये वैल्यू लिख के आगे बढ़ेंगे। एरिया लिखेंगे 2 पाई आर डी आर, हमसे मत पूछना सर कहां से आएगा, ठीक है, क्योंकि हर दिन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कोर्स है ना 2 साल में खत्म होगा, इसलिए अच्छे से देख लो, समझ लो, कहीं कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, हर दिन आने वाला चीज है, हर दिन आएगा। नोट करो फटाफट जिसका हो गया। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, इतना देख के रखिएगा। अगले दिन कैलकुलस का यूज करना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन पढ़ के आना है, आप इंटीग्रेशन पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे जैसे ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मान लो जैसे ये रॉड है, हमको इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए, तो हम कैलकुलस यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करके ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे, समझे। Yes, sir. तो अगले दिन से यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इंटीग्रेशन प्लीज देख के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज से आगे, हाँ, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।